मैं डॉक्टर वीना सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय से हूँ और आपकी इग्नू की ऑनलाइन काउंसलर भी हूँ। आज आपके समक्ष फिर से मैं शामिल हूँ इस ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन के लिए, जिसका कोड है BECC 134 मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 2, प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 2। इस विषय के अंतर्गत हमने कई सारे टॉपिक्स को लिया, कवर किया और डिस्कस भी किया। पिछले ही टॉपिक में हमने बेरोजगारी और इन्फ्लेशन को डिस्कस किया। इन्फ्लेशन के बारे में या मुद्रास्फीति के बारे में बहुत सारे डिस्कशंस किए और उनके बारे में जाना कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से होते हैं और किस तरीके से बेरोजगारी से इन्फ्लेशन आपस में संबंधित है। इस आगे आने वाले आज के इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। बेरोजगारी के विषय में थोड़ा सा मैं वापस से डिस्कस कर लूं। एक व्यक्ति उस समय बेरोजगार कहा जाएगा जब उसके पास कोई रोजगार का साधन नहीं होता, परंतु वह रोजगार प्राप्त करना चाहता है। इसके बारे में काफी गहन जानकारियां हमने हासिल की और समय दर समय किस तरह की बेरोजगारी होती है, उनके मेजरमेंट कैसे किए जाते हैं, इसको सर्वप्रथम 1970 में भगवती समिति ने बनाया था और इसके तरीके, इसको मापने के तरीके के बारे में भी हम लोगों ने विस्तृत रूप से जानकारी हासिल की थी। अब आगे आज के इस टॉपिक में हम कवर करेंगे किस तरह की बेरोजगारी के एम्प्लॉयमेंट यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी के तरह विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले पूर्ण बेरोजगारी की तरफ देखते हैं या अर्ध बेरोजगारी। यदि किसी व्यक्ति के पास 35 दिन के कार्य दिवस से भी कम दिनों का रोजगार हो तो वार्षिक स्तर पर उसे पूर्ण बेरोजगार माना जाता है। वहीं रचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चर्ड अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चर्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है यानी कि रचनात्मक बेरोजगारी कैसे पूर्ण बेरोजगारी से अलग है, उसको भी जरा हम देखते हैं। यह एक दीर्घकालीन समस्या है। यदि देश के उत्पाद संस्थाओं की संख्या में कमी, तकनीकी परिवर्तन आदि के कारण रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं तो श्रम शक्ति का एक बड़ा वर्ग बेरोजगार हो जाता है। यानी कि अगर किसी देश में अवसर की सीमित स्थिति में आ जाए और लोगों को श्रम करने का मौका न मिले, यानी कि कार्य करने का मौका न मिले, तो एक बड़ा एक वर्ग है जो कि बेरोजगार माना जाता है और वो बेरोजगार हो जाता है। तो किसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के होने वाले स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है वह एक रचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। या आपूर्ति पक्ष में कमी व विसंगति के कारण उत्पन्न होता है, जैसे कि आधारभूत संरचनाओं के विकास, बचत, निवेश, कौशल विकास आदि पर ध्यान केंद्रित करके इस दीर्घकालीन में कम किया जा सकता है। यह बेरोजगारी बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति होती है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि यह एक ऐसी बेरोजगारी स्थिति होती है जिसमें कि देश का एक बड़ा भाग इस बेरोजगारी की तरफ के गर्भ में चला जाता है और बहुत ही विषम स्थिति पैदा हो जाती है उस अर्थव्यवस्था के सामने। वहीं अगर हम पूर्ण बेरोजगारी की बात करें तो वह 135 दिन से अधिक रोजगार की स्थिति को न पूरा कर पाना एक पूर्ण बेरोजगार माना जाता है। खुली बेरोजगारी यानी कि ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें आपको हर जगह नोट्स में या कहीं वेबसाइट्स में या किसी भी एक इकोनॉमिक नोट्स में मिलेंगे। उनको ओपन अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से भी जाना जाता है और खुली बेरोजगारी भी होती है। बहुत समय से दिमाग में प्रश्न होता होगा ये खुली अर्थात बेरोजगारी का तात्पर्य क्या है। खुली बेरोजगारी उस स्थिति को कहते हैं जिसमें यद्यपि श्रमिक काम करने के लिए उत्सुक है पर फिर भी उसको और काम की आवश्यकता है, उसके अंदर योग्यता भी है, फिर भी उसको रोजगार नहीं मिलता है, वह पूरा समय बेकार रहता है, उसे हम एक खुली बेरोजगारी की स्थिति को मानते हैं। खुली बेरोजगारी आज के दौर पे एक बहुत बड़ा चैलेंज है वर्ल्ड लेवल पे भी, क्योंकि जहां तक हम देखते हैं बहुत ही तेजी से लोगों के अंदर योग्यताएं आ रही हैं, लोग हर तरह के स्किल को डेवलप कर रहे हैं, हर तरीके से अपने रोजगार को सुनिश्चित करने के लिए पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा भाग पढ़ लिख करके हमारे सामने आ रहा है जिसको हम आज का युवा कहते हैं। हिंदुस्तान के सामने यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि
जो भी युवा आज पढ़ लिख करके स्किल्ड होकर के आपके सामने रोजगार की योग्यता को सिद्ध करने के लिए सामने खड़ा है, वो रोजगार पाने लायक है। लेकिन चूंकि आप जानते ही हैं कि प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत ज्यादा इस समय रोजगार भी उस पब्लिक सेक्टर में रोजगार तो सीमित ही है, गवर्नमेंट यानी कि सरकार के पास रोजगार सीमित है, वहीं प्राइवेट सेक्टर में भी कहीं ना कहीं रोजगार सीमित हो रहा है धीरे धीरे। इसी वजह से शायद इस ओपन अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंज को मीट करने के लिए सरकार ने बहुत तरह के तौर तरीके से इस समय एमएसएमई सेक्टर्स में बहुत ज्यादा न्यू स्टार्टअप्स के लिए बहुत ज्यादा पुश करने की कोशिश की है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इस ओपन अनएम्प्लॉयमेंट को, इस चैलेंज को फेस किया जा सके और खुली बेरोजगारी को कम किया जा सके। देखिए, आगे आने वाले टाइम में खुली बेरोजगारी बहुत बड़ा चैलेंज है और होती रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे हमारी ये पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है हमारी डेवलपमेंट में। तो कहीं ना कहीं अगर डेवलपमेंट सुनिश्चित करना है तो हमें उन योग्य लोगों को रोजगार अवश्य देना होगा, ताकि हम उस ओपन अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सके और कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को देख सके। चक्रीय बेरोजगारी यानी कि साइकिल, इट रिवॉल्व्स लाइक अ साइकिल। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, कई जगह साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है, साइकिल अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। यह बेरोजगारी अल्पकालीन होती है, बहुत छोटे समय के लिए होती है, किसी वजह से एक चक्रीय परिवर्तन बनता है, एक चक्रीय बेरोजगारी का एक साइकिल बनता है, जिसको कि हम साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। वैश्विक स्तर पर विकसित देशों में चक्रीय बेरोजगारी अधिक देखने को मिलती है। यह बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार चढ़ाव के कारण उत्पन्न होती है। बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव होते हैं किसी भी देश और किसी भी अर्थव्यवस्था के सामने, जिसकी वजह से यह साइकिल अनएम्प्लॉयमेंट का एक सामने आ जाता है, रूप सामने आ जाता है, जिसको कि अर्थव्यवस्था को देखना होता है और सुनिश्चित करना होता है। यह पूंजीवादी देशों की मांग में कमी के कारण उत्पन्न होता है। बहुत ज्यादा अचानक अब इस समय जिस एक बहुत नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है डीग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। आपने सुना होगा कि इस समय ग्लोबलाइजेशन है, डीग्लोबलाइजेशन भी एक नया कॉन्सेप्ट आया है, जिसमें कि जो कि देशों को अपनाना पड़ रहा है, शायद कहीं ना कहीं ये चक्रीय बेरोजगारी को कम करने के लिए। अपने देश में चलते हुए मांग में अचानक होने वाली कमी के कारण जिस भी तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट आता है, उसको हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। यह पूंजीवादी देशों की मांग में कमी के कारण उत्पन्न होता है, वहीं इसे मौद्रिक एवं राजकोषीय नीति द्वारा आसानी से पूरा किया जा सकता है। मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति की बहुत बड़ी भूमिका होती है इस साइकिल अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने में। कहीं भी अगर किसी भी तरीके से राजकोषीय नीति को अपना करके, चाहे मौद्रिक नीति को अपना करके, इस अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति को से बाहर आया जा सकता है और किसी भी देश में खत्म किया जा सकता है ये चक्रीय उतार चढ़ाव। ऐच्छिक बेरोजगारी यानी कि वॉलंटियर अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटियर इटसेल्फ वर्ड डिफाइंस, जब लोग अपनी इच्छा से कार्य नहीं करना चाहते, और इस प्रकार बेरोजगारी ऐच्छिक बेरोजगारी कहलाती है। यानी कि आपके पास कैलिबर है, एम्प्लॉयमेंट भी है, अपॉर्चुनिटीज भी है, लेकिन फिर भी आप कार्य नहीं करना चाहते, तो वो कहीं ना कहीं ऐच्छिक बेरोजगारी के रूप में सामने आता है। अनैच्छिक बेरोजगारी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जब कोई व्यक्ति प्रचलित दर से कमा करने में इच्छा रखता है, पर किंतु कार्य की उपलब्धता न होने से उस स्थिति को अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। यानी कि वह कार्य तो कर सकता है, काम भी कर सकता है, इच्छा भी रखता है, लेकिन कार्य की उपलब्धता नहीं होती, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। घर्षणात्मक बेरोजगारी यानी कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शन एक घर्षण पैदा होता है, जिसकी वजह से एक रिस्ट्रिक्शन पैदा होता है, जिसकी वजह से बेरोजगारी उत्पन्न होती है। बाजार में वस्तुओं की मांग एवं पूर्ति में परिवर्तन से घर्षणात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है, जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के पश्चात हुआ था। भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने की विधि भी घर्षणात्मक बेरोजगारी को ही लिया जाता है, और यह कहीं ना कहीं मांग और पूर्ति में अचानक होने वाले परिवर्तन की वजह से एक घर्षण उत्पन्न होता है, एक फ्रिक्शन पैदा होता है, एक रोड पैदा होता है, जो कि एक घर्षणात्मक बेरोजगारी के रूप में सामने आता है। जैसा कि हम पिछले सेशन में ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अदृश्य बेरोजगारी यानी कि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, अदृश्य बेरोजगारी यानी इंडस्ट्रियल, औद्योगिक बेरोजगारी यानी कि इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी यह ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, जिसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं।
शिक्षित बेरोजगारी यानी कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, यह शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी के रूप में देखा जाता है। बेरोजगारी को नापने की 3 विधियां होती है जिनका प्रयोग किया जाता है। यूपीएसएस सामान्य स्थिति बेरोजगारी, सीडब्ल्यूएस चालू साप्ताहिक बेरोजगारी, सीडीएस चालू दिनांक स्थिति बेरोजगारी। सामान्य स्थिति में बेरोजगारी का पता लगाने के लिए, क्योंकि ये बहुत आवश्यक विधियां हैं जिसके तहत हम अपने देश के या कोई भी देश अपनी अर्थव्यवस्था में मौजूद बेरोजगारी की स्थितियों का पता लगाता है और उस स्थितियों को से निपटने के लिए विभिन्न तरह की पॉलिसी को डिजाइन करता है, चाहे वो फिस्कल पॉलिसी हो, मॉनेटरी पॉलिसी हो या किसी अन्य तरह की पॉलिसी हो, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी हो, उन सारी चीजों को डिजाइन करता है ताकि उस बेरोजगारी से बाहर आया जा सके। सामान्य स्थिति में बेरोजगारी, इसमें पूरे वर्ष भर की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। इसके लिए रोजगार के दिनों तथा बेरोजगारी के दिनों की आवश्यकता होती है। आपस में तुलना की जाती है। यदि एक वर्ष में रोजगार के दिनों की संख्या बेरोजगारी के दिनों की संख्या पाई जाती है तो उस व्यक्ति की स्थिति रोजगार की मानी जाएगी। इसके विपरीत स्थिति को बेरोजगार माना जाएगा। खुली बेरोजगारी का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि सामान्य स्थिति की बेरोजगारी यूपीएसएस की टेक्निक के द्वारा निकाला जाता है। वहीं कहीं ना कहीं चालू साप्ताहिक स्थिति की बेरोजगारी यानी कि करंट वीकली अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति होती है। इस विधि के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के संदर्भ में साप्ताहिक के 1 घंटे का भी रोजगार नहीं मिलता तो उसे हम वीकली अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, यानी कि साप्ताहिक बेरोजगारी कहते हैं। उसको इसी स्कीम के तहत, इसी टेक्निक के तहत निकाला जाता है। चालू दैनिक स्थिति की बेरोजगारी में करंट डेली अनएम्प्लॉयमेंट CDU बेसिकली डब्ल्यू, इस संदर्भ में सप्ताह के स्थान पर प्रतिदिन की स्थिति को देखा जाता है। यदि संबंधित व्यक्ति को संदर्भ में सप्ताह में 1 घंटे से अधिक और 4 घंटे से कम का रोजगार मिलता है तो यह आधे दिन का तथा 4 घंटे अथवा अधिक का रोजगार मिलता है तो वह 1 दिन का रोजगार माना जाता है। इस प्रक्रिया में सभी दिनों में पद लागू की जाती है और बेरोजगारी का दिन निकाला जाता है। एक समय की दर यानी कि टाइम रेट बहुत इंपॉर्टेंट इसमें एक सेगमेंट है जो कि तुलनात्मक रूप से श्रेष्ठ मानी जाती है। टाइम रेट के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि करंट डेली अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्या है। आगे बढ़ते हुए हम बेरोजगारी के विभिन्न कारणों पे दृष्टि डालेंगे और उसके बारे में जानेंगे। जनसंख्या में होने पहला कारण, जनसंख्या में होने वाली तीव्र वृद्धि, बहुत तेजी से हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल, पॉपुलेशन लेवल बढ़ रहा है जिसकी वजह से बेरोजगारी उत्पन्न हो रही है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली दूसरा, तीसरा भारतीय कृषि का पिछड़ापन होना, चौथा स्वरोजगार की इच्छा का अभाव, पांचवा बचत एवं निवेश के निम्न स्तर, छठा लघु एवं कुटीर उद्योग का ह्रास, सातवां श्रमिकों में गतिशीलता का अभाव। यह बेरोजगारी विभिन्न दृष्टि से, भारत की दृष्टि से इन सारी चीजों पे थोड़ा थोड़ा हम एक नजर डालते हुए चलते हैं। जनसंख्या के बारे में हमें पता ही है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली भी कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत अहम भूमिका अदा करती है और यह शिक्षा प्रणाली हमारे देश के आगे भविष्य को चूंकि निर्धारित करती है तो इस शिक्षा प्रणाली में बहुत बड़े परिवर्तन होने चाहिए और जरूरत है जिसकी, ताकि इसको पूरा किया जा सके और इस बेरोजगारी को कम किया जा सके। भारतीय कृषि का पिछड़ापन होना, अभी भी हमारे यहाँ कृषि उतने एडवांस लेवल पे नहीं है, उतनी डेवलप नहीं है जिससे कि हमारे देश में होने वाले पिछड़ेपन को कम किया जा सके। एडवांस लेवल टेक्निक की जरूरत है भारतीय कृषि को ताकि वहां पर होने वाले बेरोजगारी को कम किया जा सके, वहां और ज्यादा ऑप्शन और अपॉर्चुनिटीज को डेवलप किया जा सके। स्वरोजगार की इच्छा का अभाव, कहीं ना कहीं स्वरोजगार की इच्छा का अभाव, खुद भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो रोजगार नहीं करना चाहते या काम नहीं करना चाहते। बचत एवं निवेश के निम्न स्तर, बचत एवं निवेश के निम्न स्तर भी कहीं ना कहीं इस चीज को इंगित करते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है बेरोजगारी का स्तर बढ़ता चला जाता है। लघु एवं कुटीर उद्योग का ह्रास, कहीं ना कहीं हमारे बहुत से ऐसे छोटे लघु और कुटीर उद्योग है, आपने देखा होगा, वह खत्म हो। तो आजकल जो लोकल टू ग्लोबल का एक मिशन चला या लोकल टू ग्लोबल के तहत जाने की बात करी गई, वह इसी आप कह सकते हैं लघु और कुटीर उद्योग को विकसित करने के लिए, उसको पूरे दुनिया में दिखाने के लिए यह मिशन चलाया गया और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी
इस मिशन को बहुत ज्यादा इंगित किया गया, ताकि इसको हम अपने जो लघु उद्योग है, जो हमारी एक तरीके से नींव है, हमारा फाउंडेशन है, उनको पूरे विश्व स्तर पर इसको प्रसारित किया जा सके और दिखाया जा सके। श्रमिकों की गतिशीलता का अभाव, कहीं ना कहीं श्रमिकों की भी गतिशीलता का अभाव होता है, जिसकी वजह से बेरोजगारी उत्पन्न होती है और हमें रोजगार के अवसर कम मिलते हैं अपने देश में। भारत में आखिर बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, या बढ़ते हुए आयाम का कारण क्या है, या बढ़ते हुए इस रेट का कारण क्या है? भारत में स्वतंत्रता के बाद 90 के दशक तक कृषि क्षेत्र पर ध्यान दिया ताकि देश की विशाल आबादी को खाद्य जरूरतों को पूरा किया जा सके। 1990 में उदारीकरण के आने के पश्चात विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में गति पकड़ी, किंतु सेवा क्षेत्र इतना तेजी से विकसित हुआ जिससे लगा कि देश की अर्थव्यवस्था ने कृषि से सीधे सेवा क्षेत्र की ओर छलांग लगा दी और विनिर्माण के क्षेत्र में भी छूट गया। वहीं जबकि विनिर्माण का क्षेत्र श्रम गहनता के क्षेत्र होता है, अतः हमारे नीति निर्धारकों ने विनिर्माण के क्षेत्र को गति प्रदान करने हेतु पश्चिमी देशों की तरह पूंजी प्रधान उद्योगों की ओर रुख किया। जबकि देश की अर्थव्यवस्था को श्रम प्रधान उद्योगों की आवश्यकता है। इस प्रकार गलत नीतियों ने बेरोजगारी की स्थिति को और गंभीर बना दिया, जिसकी छाप वर्तमान समय में भी देखी जा सकती है। भारत में बेरोजगारी को बढ़ाने का प्रमुख कारण निवेश में कम होता है। दरअसल आज भी देश में औपनिवेशिक काल के कालीन श्रम कानून अस्तित्व में है। कहीं ना कहीं उन कानूनों में बदलाव कर नहीं होने की वजह से भी बेरोजगारी में बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। बेरोजगारी की एक वजह श्रम बल में आधुनिक जरूरतों के अनुरूप कौशल विकास का न होना पाना। यही वजह है कि आज की स्थिति में आप देख सकते हैं कि सरकार बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव ले रही है जिसकी वजह से स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और बहुत छोटे छोटे लोकल टू ग्लोबल मिशन एंड मेनी मोर बहुत इस तरह के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं ताकि बेरोजगारी को कम किया जा सके। ऑटोमेशन की वजह से भी बेरोजगारी का अवसर कम आया है। आज कंपनियां बड़ी तेजी से सॉफ्टवेयर विकसित कर रही हैं जिसके द्वारा काम को व्यक्ति के बिना निपटाया जा सकता है, अर्थात मशीन के सहयोग से। और अब तो रिमोट के सहयोग से ही सीधे सीधे आप किसी भी मशीन को चला सकते हैं और किसी भी मशीन को ऑटोमेशन के साथ में आसानी से काम ले सकते हैं और उसके लिए कहीं ना कहीं श्रम या मजदूर श्रमिकों की संख्या में गिरावट आई है। भारत में आईटी सेक्टर में नौकरियों में 20 से 25% की कमी आने के कारण आशंका जताई जाती है। कुछ विशेषज्ञों का तो ये भी मानना है कि जीएसटी ने भी बेरोजगारी बढ़ाने का कारण दिया है। वस्तु और सेवा कर में होने वाले बदलाव की वजह से भी बेरोजगारी बढ़ी। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग ऐसे आदि तकनीकी विकसित हुए हैं जिससे कि भारत में बेरोजगारी को बढ़ाया है। विदित हो कि उद्योग जगत में रोबोट के बढ़ते इस्तेमाल के चलते ये कहा जा रहा है कि 2030 तक, यानी 2020-30 के आसपास पूरे विश्व में 80 करोड़ लोग संभवतः अप्रोक्सीमेटली प्रभावित होंगे, जिसका असर भारत पर भी पड़ेगा। नवंबर 2016 में मुद्रा में होने वाले डिवैल्यूएशन की वजह से भी तुरंत बाद भारत में क्रय भागीदारी में 45% कहीं ना कहीं गिरावट आई। कार्यशील आयु वर्ग की संख्या में 2% यानी कि लगभग 13 मिलियन श्रम बाजारों से बाहर निकल गया। ये वे लोग थे जो काम करने की इच्छुक थे, श्रम उन्हें मिल सकता था और कहीं ना कहीं श्रम से जुड़े हुए कार्य के अलावा और भी कार्य करना चाहते थे। बेरोजगारी का प्रभाव अत्यंत गंभीर समस्या रही है जो कि समय के साथ बढ़ती ही जा रही है। कई क्षेत्र या वर्ग इससे मुक्त नहीं हो रहे पा रहे हैं। यह बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्रों में भी नजर आ रही है। इसी प्रकार यह शिक्षित व अशिक्षित वर्गों के बीच में देखने को मिल रही है। बेरोजगारी के अनेक आर्थिक एवं आर्थिकोत्तर दुष्परिणाम आज भी समाज में देखने को मिलते हैं या मिल रहे हैं, जो व्यक्ति समाज दोनों के लिए बहुत गंभीर है और घातक प्रकृति के रूप में साबित हुई है। इस दुष्परिणामों का वर्णन हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत कर सकते हैं। पहला बिंदु, व्यापक बेरोजगारी के हाल में राष्ट्रीय उत्पादन की मात्रा कम हो जाती है, जिसका पूंजी निर्माण, व्यापार, व्यवसाय आदि में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है।
गरीबी इसका प्रत्यक्ष परिणाम है। शिक्षित बेरोजगारी के संबंध में अतिरिक्त बर्बादी उन संसाधनों की भांति होती है जिनके कौशल और प्रशिक्षण में लगे हुए होते हैं। सामाजिक सुरक्षा के अभाव में बेरोजगार व्यक्ति प्राय चोरी, डकैती, बेईमानी, शराबखोरी आदि बुराइयों का शिकार हो जाता है। इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से समाज में बेरोजगारी अगर नहीं कम की जाए तो किस तरह के दुष्प्रभाव सामने आ सकते हैं, और जिसकी वजह से बहुत सारे संसाधन तो बर्बाद होंगे, मनुष्य की जो दैनिक जो लिविंग स्टाइल है, कहीं ना कहीं लिविंग लाइफ है या वो एक लिविंग इंडेक्स है, उसमें बहुत तेजी से गिरावट आ रही है। बेरोजगारी के अंतर्गत उन सारे संसाधनों की बर्बादी तक ही चीजें सीमित नहीं होती, कहीं ना कहीं कौशल और प्रशिक्षण में लगी हुई चीजें भी बर्बाद होती। तो पूर्ण रूप से इसको समझा जा सकता है कि एक अत्यंत जीर्ण समस्या है जिससे कि उभरने का प्रयास सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व के बहुत से ऐसे देश कर रहे हैं, और आगे आने वाले टाइम पे बहुत से ऐसे देश बार बार अगर बेरोजगारी के गर्त में जाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं उसको इनसे निकलने के लिए, इनसे निपटने के लिए एक सुनियोजित, एक सुनिश्चित, एक अच्छी सटीक पॉलिसी अपनानी पड़ेगी ताकि इस सारी चीजों से निपटारा किया जा सके, इन सारी चीजों से निकला जा सके। आगे बढ़ते हुए, चूंकि हमने एक बार इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ा, फिर हमने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा, अब हम थोड़ा सा इन दोनों के बीच में होने वाले रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं। जब इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेशन की बात आती है तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रश्न आते होंगे कि आखिर ये दोनों आपस में किस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं या किस तरीके से आपस में संबंधित हैं। अमूमन बहुत सारे ऐसे थ्योरीज भी पढ़ाई गई हैं जिसका जिक्र मैक्रो इकोनॉमिक्स में किया गया होगा या आपको इसकी जानकारी होगी। उनमें से एक वक्र था फिलिप्स वक्र। जब केन्स ने अपनी थ्योरी दी और केन्स ने अपनी इनकम अनएम्प्लॉयमेंट की थ्योरी दी, तो केन्स ने अपनी इस थ्योरी में ये चीजें कही कि कहीं ना कहीं अगर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट किया जाए तो उससे बेरोजगार उत्पन्न हो सकते हैं, उससे रोजगार को बढ़ावा दिया जा सकता है और उससे कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था अपनी पूर्ण स्थिति पे जा सकती है। लेकिन वही उसी चीज को क्रिटिसाइज करने के लिए फिलिप्स वक्र दिया गया। डॉक्टर फिलिप्स ने इस थ्योरी को दिया जिसको कि हम फिलिप्स वक्र के नाम से जानते हैं, फिलिप्स कर्व के नाम से जानते हैं। अगर हम एक एक्सिस में इन्फ्लेशन रेट को लेते हैं और एक एक्सिस में हम अनएम्प्लॉयमेंट को लेते हैं, यानी कि एक्स और वाई एक्सिस का निर्धारण अगर हम करते हैं, तो हम ये देखेंगे कि जैसे जैसे हमारी इन्फ्लेशन रेट नीचे की तरफ आती है, फिलिप्स का ये कहना था इन्फ्लेशन रेट अगर नीचे गिरता चला जाता है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली जाती है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट था, एक क्रिटिकल स्टेटमेंट था जो कि विलियम फिलिप्स ने अपने 1958 में कीन्स की थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हुए दिया। लेकिन फिलिप्स ने इसमें समय का निर्धारण नहीं किया। समय एक बहुत अहम भूमिका निभाता है और वह समय जो है वह भूमिका निभाते हुए यह बताता है कि किस तरीके से लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में ये चीजें हो सकती हैं। फिलिप्स was failed to justify somehow, we will discuss in the end कि किस तरीके से फिलिप्स ने ये वक्र को दिया, लेकिन ये वक्र क्यों नहीं सैद्धांतिक रूप से इसको फुल प्रूफ कहा गया या इसको मान लिया गया, या बेरोजगारी दर और मुद्रास्फीति के बीच में एक संबंध को स्थापित करता है जिसको कि हम व्युत्क्रम कहते हैं, एक कर्व को स्थापित करता है। महंगाई के उच्च स्तर पर ही रोजगार उच्च स्तर पर हासिल किया जा सकता है, यानी कि एट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन हाईएस्ट द एम्प्लॉयमेंट लेवल विल बी द हाईएस्ट और अनएम्प्लॉयमेंट लेवल विल बी द हाईएस्ट वन, एम्प्लॉयमेंट लेवल विल बी द लेस, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल विल बी द लेस्ट। तो कहीं ना कहीं अगर इन्फ्लेशन रेट 8 है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तहत बताना चाहूंगी कि इन्फ्लेशन रेट अगर एक्स एक्सिस में लिया जाता है और वाई एक्सिस में इन्फ्लेशन रेट लिया जाता है और एक्स एक्सिस में अनएम्प्लॉयमेंट रेट लिया जाता है, तो इन्फ्लेशन रेट अगर 2 से 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 और 7% तक बढ़ता है, वहीं अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहीं ना कहीं 3 4 5 6 8 की तरफ बढ़ता है, तो वहां
5% पे एक पॉइंट बनता है जिसको कि हम बी पॉइंट कहते हैं। 5% और 3% को अगर मिलाते हैं एक पॉइंट बनता है जिसको कि हम बी पॉइंट के नाम से जानते हैं, वह बी पॉइंट। वहीं अगर नीचे 2% को 6% से मिलाते हैं तो ए पॉइंट बनता है, और ऊपर से गिरते हुए कर्व फॉर्म होता है जिसको कि ए टू बी की तरह के दोनों के होने वाले डिफरेंस को दिखाता है कि किस तरह से इन्फ्लेशन रेट हाई है तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम है, और जैसे इन्फ्लेशन रेट बहुत लो हो जाता है वहीं अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाता है, यानी कि 6% हो जाता है। महंगाई के उच्च स्तर पर रोजगार उच्च स्तर पर हासिल किया जा सकता है, कहने का अर्थात यही है। सिद्धांत यह बताया जाता है कि मुद्रास्फीति की दर जितनी अधिक होगी उसके विपरीत होगी, उतने ही कम रोजगार दर होगी। इस प्रकार उच्च स्तर की मुद्रास्फीति के उच्च स्तर पर ही रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था में वृद्धि को प्रेरित करने के लिए, रोजगार में वृद्धि और निरंतर विकास करने के लिए फिलिप्स वक्र के निष्कर्षों का पे बहुत अधिक निर्भर करना पड़ता है। यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट को आइडेंटिफाई करने के लिए और इन्फ्लेशन रेट दोनों के बीच में आपसी सामंजस्य को दिखाने के लिए फिलिप्स कर्व का के जरिए बहुत सारी चीजें निर्धारित की जाती है। लेकिन 1970 में ये जो जस्टिफिकेशन था वो फेल हो गया। कहीं ना कहीं इस पे ऑब्जेक्शन लगा दिया गया कि ये शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसी स्थिति नहीं होती, क्योंकि इन्फ्लेशन के अपने पैरामीटर्स हैं, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट को जस्टिफाई करने के लिए कहीं ना कहीं एक स्थिति पैदा होती है जो कि स्टैगफ्लेशन के नाम से आपने पढ़ा है, हमने इन्फ्लेशन रेट में स्टैगफ्लेशन को डिस्कस किया था कि लॉन्ग टर्म में ये इन्फ्लेशन रेट ना गिरते हैं ना अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कोई बदलाव होता है। तो स्टैगफ्लेशन की स्थिति में इस फिलिप्स कर्व को कैसे लिया जाए, तो कहीं ना कहीं ये फेल हो गया, और इसीलिए फिलिप्स कर्व की अवधारणा को पूर्ण रूप से, पूर्ण तरीके से इसको मानने से इनकार कर दिया अर्थशास्त्र। हालांकि फिलिप्स वक्र में निर्धारित अल्प वृद्धि में सही पाए गए फिलिप्स वक्रता की स्थितियों को सही ठहराने में विफल रहा। जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों चिंताजनक रूप से अधिक होती है, यानी कि लॉन्ग टर्म में अगर दोनों चीजें बहुत बड़ी भी होंगी तब ये क्या स्थिति होगी, उसको डिफाइन करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने में कहीं ना कहीं यह कर अपने सही मायने में इसको सही ठहराने में सही नहीं पाया गया। तो कहीं ना कहीं फिलिप्स कर्व को हमने नकार दिया गया, या अर्थशास्त्री ने उसको नकारा कि ये शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए इस स्थिति को नहीं लिया जा सकता। आगे चलते हैं ओकुन का नियम। ओकुन का नियम भी इसी से संबंधित है। ओकुन के नियम के अनुसार किसी देश के विकास दर और बेरोजगारी दर के बीच में बहुत मजबूत संबंध होता है। कहने का मतलब ओकुन ने विकास दर में होने वाले बदलाव के बारे में बताया, वहीं बेरोजगारी में होने वाले बदलाव के बारे में। अभी हमने इन्फ्लेशन के बारे में कहा, कहीं ना कहीं रेट ऑफ ग्रोथ जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कंट्री के बीच में, उसके बीच में भी होने वाले संबंधों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दोनों में विपरीत संबंध है, और दोनों विपरीत संबंध के जरिए यह ठहराते हैं कि कहीं ना कहीं जो इनवर्स रिलेशन है वह यह बताता है कि बेरोजगारी दर अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो विकास दर अपने आप कम हो जाएगी। तो विकास दर और बेरोजगारी दर के बीच में एक संतुलन, आप सामंजस्य रखना चाहिए, एक न्यूट्रल लेवल रखना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं उनको मैनेज किया जा सके आगे चल करके विभिन्न पॉलिसीज के जरिए। अब सरकारी प्रयास क्या क्या होते हैं, या सरकार किस तरीके के प्रयास करती रहती है। भारत में बेरोजगारी की समस्या की गंभीरता से देखते हुए सरकारों द्वारा इससे निपटने के लिए कई प्रयास किए गए। उन प्रयासों में कुछ महत्वपूर्ण प्रयास का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। उसको समझते हैं और उसको देखते हैं कि विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं जिसका प्रयास भारत सरकार कर रही है अपनी विभिन्न योजनाओं के जरिए। तो स्किल इंडिया प्रोग्राम के बारे में आपने सुना होगा, केंद्र सरकार के द्वारा उद्योगों की मांग के रूप में, श्रम बल को विकसित करने के रूप में स्किल्ड इंडिया चलाया गया, स्टार्टअप इंडिया चलाया गया, छोटे छोटे स्टार्टअप शुरू किए गए। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के जरिए लोगों को जोड़ा गया, विभिन्न चीजों के जरिए उनको स्किल किया गया। इसमें 25 लाख रुपए एवं सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए क्रेडिट सीमा की व्यवस्था की गई, और अभी भी आगे आने वाले टाइम में बहुत नए नए कार्यक्रम शुरू किए गए, जिसके जरिए केंद्र सरकार द्वारा कौशल विकास कार्यक्रम के तहत 2022 इस साल तक 500 मिलियन कुशल श्रमिकों को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। देश में अधिक
अधिक रोजगार के अवसर, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश जो है वो युवाओं का देश है और युवा बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे देश में मौजूद है। उन युवाओं को लेके चलने के लिए सबसे ज्यादा जो आवश्यकता है वह है केंद्र सरकार के इस मिशन की कि कितने युवाओं को स्किल किया जा सके, कितने युवाओं को एक स्किल कार्यक्रम के तहत तैयार किया जा सके ताकि वो आगे चल करके विश्व में अपनी एक जगह बना सके, विश्व के विभिन्न देशों में भी अगर जरूरत पड़े तो हम उसके लिए तैयार हैं। कहने के लिए यह भी आंकलन किया जा सकता है कि सबसे ज्यादा विश्व में युवा भारतवर्ष में मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं युवाओं की भागीदारी जितनी ज्यादा स्किल्ड रूप से हमारे देश में होगी उतना ही ज्यादा युवा अन्य देशों में हम उनको भेज सकेंगे, उनको विभिन्न रोजगार दे सकेंगे, उनको एक रोजगार के बाहर के भी अवसर प्रदान कर सकेंगे। लेकिन ये तभी तय होगा जब हमारे युवा स्किल्ड होंगे, विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए अलग अलग रूपों में, अलग अलग तरीके में, जिस तरीके की डिमांड वर्ल्ड के दूसरी कंट्री से हमारे देश में आ रही है। देश में अधिक रोजगार के अवसर विकसित करने हेतु स्टार्टअप एंड स्टार्ट इंडिया प्रोग्राम का मिशन शुरुआत की गई। आपने देखा अभी के लेटेस्ट बजट में तो विमेन एंटरप्रेन्योर्स पे बहुत ज्यादा फोकस किया सरकार ने कि महिला भी एक उद्योगी के रूप में सामने आ सकती है और महिला उद्योगी के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकती है। अमूमन से पुरुष ही नहीं, महिलाओं को भी बहुत अच्छी अच्छी स्कीमों के तहत स्टार्टअप इंडिया के लिए इनिशिएट किया गया और उनको अपॉर्चुनिटीज देने की बात की गई। अभी एक प्रोजेक्ट पे चूंकि मैं काम कर रही हूँ तो उसमें भी यही है कि स्किल में कितनी महिलाओं को स्किल किया गया, ये सर्वे के रूप में हम लोगों को उस पर काम करना है और ये सुनिश्चित करना है कि आखिर सरकार सिर्फ ये उनको स्किल नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं उन पे ये भी नजर बनाए रखी है, उनमें एक मॉनिटरिंग भी कर रही है कि किस तरीके से उन सारे लोगों को इन मिशन से जोड़ते हुए उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, उनको एक नया एक प्रयास के तहत एक नया रूप देने की कोशिश की जाएगी, उनके जीवन में एक नए अवसर के रूप में सामने दिया जाएगा। देश में अधिक रोजगार के अवसर सुनिश्चित होंगे और ज्यादा से ज्यादा महिलाएं काम करें और वो लोगों को काम दें। ये एक विमेन सिर्फ सेल्फ इंडिपेंडेंटशिप की बात नहीं है, यहाँ पर लोगों को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से भागीदारी निभाने की बात है। कहीं ना कहीं महिला एक अपनी अहम भूमिका निभाने की बात करे, उसके लिए स्टार्टअप इंडिया में एक वुमेन को भी एंटरप्रेन्योर के रूप में दिखाने के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न स्कीमों के तहत, कहीं ना कहीं योजनाओं के तहत कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार में औद्योगिक इकाइयों के विकास के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, जिसके द्वारा व्यापार सुगमता, सरल लाइसेंसिंग, तकनीकों बेहतर प्रोग्रामिंग और अब तो सिंगल विंडो सिस्टम हो गया है, आप सारी चीजें ऑनलाइन तरीके से अपना इंश्योर कर सकते हैं और आराम से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सकते हैं। मेक इन इंडिया, डेफिनेटली मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया अलग अलग तरीके के ऐसे मिशन है जिसके तहत सरकार बहुत सारे ऐसे तकनीक निकाल रही है और उनको सुनिश्चित कर रही है ताकि देश में एक व्यवस्था बन जाए जिसके तहत यहाँ से विदेशों में होने वाले एक्सपोर्ट और वहां से आने वाले इंपोर्ट्स को भी सुगम तरीके से निभाया जा सके, किया जा सके और लोगों को यह मौका दिया जा सके कि वह इन कार्यक्रमों को अच्छे से कर सके। स्वयं की व्यवसाय को शुरू करने हेतु सरकार मौद्रिक योजना के तहत सूक्ष्म ऋणों को उपलब्ध करा रही है। जैसा कि आपने देखा जनधन योजना के तहत सरकार ने सबके अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स खुलवाए और कहीं ना कहीं फिर आगे मौद्रिक योजनाओं के तहत सरकार सूक्ष्म ऋण उपलब्ध करा रही है। देश के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र, श्रम सुधार, सिंगल विंडो सिस्टम, ऊर्जा उपलब्धता, ये सारी ही चीजें कहीं ना कहीं सुधार के रूप में सरकार करने की कोशिश कर रही है ताकि बेरोजगारी एक गंभीर समस्या के रूप में जो हमारे सामने दिख रही है उससे निपटा जा सके, उसको पूरा किया जा सके, उसका निपटारा किया जा सके। कहीं ना कहीं बेरोजगारी की समस्या के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास अत्यंत सराहनीय है, लेकिन रोजगार के सीमित अवसर होते हुए अवसर ध्यान नहीं दिए गया तो भारत सरकार भविष्य पर यह गहरा संकट छा सकता है। साथ ही विश्व के सबसे युवा देश होने के का अर्थ निर्धारित किया जा सकेगा। कुछ सुझावों पर अमल किया जा सकता है जिसके तहत व्यापार बंद होने और अर्थव्यवस्था में आय परिवर्तन के कारण छूटने वाले नौकरियों को बेरोजगारी के एकमात्र कारण नहीं माना जा सकता। बेरोजगारी एक अन्य महत्वपूर्ण कारण नौकरियों के लिए आवश्यक कौशल की कमी भी है। कहीं ना कहीं कौशल की विकास योजनाओं के जरिए यह रोजगार सुनिश्चित किया जा सकता है। सेवा क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। भारत में टेक्नीशियंस, नर्स, होटल कर्मचारियों आदि
कि विश्व में अनेक देशों की मांग है। सरकार की ओर से इनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सरकार को चाहिए कि यह श्रम बल और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के साथ साथ देश में रोजगार अवसरों, व्यवसायिक प्रशिक्षणों और मानव संसाधन की गुणवत्ता के विकास पर ध्यान दें। भारत में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार दूरगामी नीतियों को अपनाने की जरूरत है, जैसे कि कृषि क्षेत्र में लाभदायक बनाने के लिए किसानों को परंपरागत खेती से हटाकर अच्छी कीमत देने वाली सब्जियों, फल और अनाजों के उत्पादन का परीक्षण दिया जाना चाहिए। मनरेगा जैसी योजनाओं को और मजबूत करके भी इस संकट को कुछ हद तक दूर किया जा सकता है। भारत के हालात कुछ इस प्रकार के हैं। भारत औपचारिक अर्थव्यवस्था के लगभग 90% लोग कार्य कर सकते हैं। इनमें संकट करते हैं बेसिकली, जिनमें संकट के दौरान अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में लगभग 400 मिलियन श्रमिकों के गरीबी में धकेले जाने का खतरा है। सरकार के सख्त उपायों ने इन श्रमिकों को काफी प्रभावित किया है, जिससे उनमें कई को शहर छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में लौटने के लिए विवश करना पड़ा। वर्क रिस्क सेक्टरल प्रोस्पेक्टिव के तरीके से देखा जाए तो हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके के वर्क रिस्क है जिनको भी देखा जा सकता है। माइनिंग एंड क्वायरिंग है, वो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग है, एजुकेशन, ह्यूमन हेल्थ केयर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, डिफेंस कंपल्सरी है, फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एक्टिविटीज है, कंस्ट्रक्शन है, आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, मैन्युफैक्चरिंग है, रियल एस्टेट है, होलसेल है, एकोमोडेशन एंड फूड सर्विसेज है। इन सारी भी चीजों में हाई से लो पर्सपेक्टिव के तहत वर्क रिस्क सामने आया है। सेक्टोरियल डिविजन सबसे ज्यादा जो रिस्क है वह सेक्टोरियल पर्सपेक्टिव के तहत वह मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, होलसेल ट्रेड और एकोमोडेशन एंड फूड सर्विसेज में। यहाँ पर कहीं ना कहीं ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अगर हम देखें या उनकी हम तुलना करें तो हाईएस्ट रिस्क जोन में ये आता है। वही मीडियम रिस्क में आपका ट्रांसपोर्टेशन, आर्ट्स, एंटरटेनमेंट, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस एक्टिविटीज, ये सारी चीजें आती हैं। अगर सबसे लो रिस्क एरिया में अगर हम किसी को देखेंगे तो वो माइनिंग, क्वायरिंग, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, क्योंकि पूर्व निर्धारित है ये सारी चीजें, यहाँ रोजगार निर्धारित है। कहीं ना कहीं एजुकेशन, हेल्थ केयर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस कंपल्सरी, इसमें कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर बढ़ेंगे या बेरोजगारी के अवसर कम होंगे। तो बहुत ही कम तौर पे एजुकेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और अदर कंपल्सरी सोशल सर्विसेज में, क्योंकि वो फिक्स कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट लेवल है और एम्प्लॉयमेंट लेवल को देखा जा रहा है। तो ये एक सेक्टोरियल पर्सपेक्टिव हुआ। वर्ल्ड ग्लोबल लेवल में हाईएस्ट रिस्क जोन का है जिससे कि हमें बचना है, भारत के हालात और भारत कहाँ खड़ा है, ये सारे ही प्रश्न जो है वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी से बहुत अहम है, जो जुड़े हुए और हमारे देश के विकास दर से जुड़े हुए हैं। दुनिया भर में अगर हम हालात देखें तो 2020 के दौरान कोविड-19 के टाइम पे कहीं ना कहीं 25 मिलियन लोगों ने एक जोखिम उठाया अपने बेरोजगारी के तहत। वैश्विक बेरोजगारी की अंतिम वृद्धि भविष्य के विकास और नीतिगत उपायों पर काफी हद तक निर्भर करेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 की महामारी के कारण दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाओं में व्यवधान के कारण इस साल दुनिया के दूसरी तिमाही में दुनिया भर में कामकाजी घंटों का 6.17% नष्ट हो जाएगा, जो दुनिया भर में 195 मिलियन नौकरियों के बराबर है। अरब राज्य में बड़ी कटौती के तहत 8.1% श्रमिकों के बराबर, जो कि और यूरोप में 7.8%, जो कि 12 मिलियन पूर्णकालीन कार्यकर्ताओं के जरिए कार्यकर्ता माने जाते हैं, और एशिया प्रशांत क्षेत्रों में 7.2 और 125 मिलियन पूर्णकालीन कर्मी हैं। 2020 के दौरान वैश्विक बेरोजगारी के अंतिम वृद्धि भविष्य के विकास और नीतिगत उपायों पर काफी हद तक निर्भर करेगी। एक उच्च जोखिम है कि अंत वर्ष का आंकड़ा 25 मिलियन के प्रारंभिक ILO प्रशिक्षण के तुलना में काफी अधिक है। रिपोर्ट में छटनी और मजदूरी की कमी और काम घंटे में होने वाली कमी बड़ी बताई जाती है। कई कम वेतन वाले, कम कुशल नौकरी वाले, जहां आय का अत्यधिक अचानक उनका नुकसान होता है। यह दुनिया भर के हालात हैं। 4 स्तंभों पर अगर हम ध्यान दें तो बड़े पैमाने पर एकीकृत नीतिगत उपायों की आवश्यकता थी। सहायक उद्यम, रोजगार और आय
अर्थव्यवस्था और नौकरियों के उत्पादन करना, कार्यस्थल में श्रमिकों की रक्षा करना और समाधान को खोजने के लिए सरकार श्रमिकों और नियोजितों के बीच में सामाजिक संवाद को उत्पन्न करना, यह 4 स्तंभ उसके बेस पे निर्धारित किए। पहला जो स्तंभ है वह स्टिमुलेटिंग इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल्स है। फर्स्ट पिलर 4 एक्टिवेटेड पिलर्स हैं जिनको कि अगर हम मैनेज कर लें और देख लें तो उन पिलर्स में किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल किया जाएगा इसके बारे में बताया। एक्टिव फिस्कल पॉलिसी, accommodative fiscal policy, monetary policy, lending and financial support, specific sectors including the health sector. यह पिलर 1 है जो कि स्टिमुलेट करती है एम्प्लॉयमेंट को, कहीं ना कहीं इकोनॉमी को स्टिमुलेट करती है। तो एक एक्टिव फिस्कल पॉलिसी और जो एकोमोडेट कर ले वैसी मॉनेटरी पॉलिसी कहीं ना कहीं एक पूरे सेक्टर को, पूरे इकोनॉमी को एक बूस्ट दे सकती है, एक आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकती है और अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकती है, एम्प्लॉयमेंट लेवल को बढ़ा सकती है। लेंडिंग एंड फाइनेंशियल सपोर्ट एक बहुत अहम भूमिका अदा करती है जिसमें कि स्पेसिफिक सेक्टर्स होते हैं और उन सेक्टर्स में इंक्लूडिंग हेल्थ सेक्टर को भी लिया जाता है जो कि कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के एक नए आयाम खुलते हैं और कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार वहां पे मिलने की अपॉर्चुनिटी आती है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय हेल्थ इंडस्ट्री, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, ये सारे सेक्टर्स इस तरीके के सेक्टर्स हैं जिनमें बहुत ज्यादा रूप में बहुत बड़े पैमाने पर नौकरियां आ रही हैं और सुनिश्चित हो रहे हैं और नए स्टार्टअप्स भी बन रहे हैं उसमें। पिलर 2 को अगर हम देखें जो कि सपोर्ट करते हैं तो सपोर्टिंग एंटरप्राइजेस, जॉब्स एंड इनकम्स, एक्सटेंडिंग प्रोटेक्टिव टू ऑल, सोशल प्रोटेक्टिव टू ऑल। कहीं ना कहीं ये जो पिलर 2 है वो हमारी सोशल प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इम्प्लीमेंटेशन एम्प्लॉयमेंट रिटेंशन मेजर्स, इसमें किस तरीके से जो व्यक्ति जॉब कर रहा है उसको कैसे रिटेन किया जाए, इसके लिए एंटरप्राइजेस और उनमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज और उनके इनकम लेवल्स, उनके इनकम के जितने भी आयाम हैं वो सारी चीजें जो है सपोर्ट करती हैं इस पिलर 2 को। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल टैक्स एंड अदर रिलीफ्स इन द एंटरप्राइजेस, जैसे कि आपने देखा कि सरकार समय समय पर इनकम टैक्स और डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों ही टैक्सेस में बहुत सारे बदलाव करती रहती है ताकि कहीं ना कहीं ये सपोर्ट सुनिश्चित किया जा सके, इस पिलर 2 को सपोर्ट किया जा सके और आगे बढ़ा जा सके। जब हम पिलर 3 की बात करते हैं तो वो प्रोटेक्टिंग वर्कर्स इन द वर्क प्लेस, डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ करता है OSH मेजर्स को, जितने भी अडैप्ट वर्क अरेंजमेंट्स हैं, टेली वर्किंग हुआ या अदर तरीके के आयाम है, वहां पे अदर तरीके के काम है, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है, उसमें एक डिस्क्रिमिनेशन ना करना, एक प्रिवेंशन फॉर द डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन, प्रोवाइडिंग all health access to the people who are working under you, expanding access for the paid leaves। तो इस तरीके की बहुत सारी ऐसी नीतियां हैं जिसके जरिए हम रिटेन कर सकते हैं वर्कर्स को और वर्क प्लेस पे उनको प्रोटेक्ट करते हैं। दैट प्रोटेक्शन इज नॉट ओनली डिप्लॉयड फॉर एम्प्लॉयमेंट लेवल रिटेंशन और आप कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ने के लिए ये बहुत अत्याधिक जरूरी है जो पिलर 3 है। अब हम चलते हैं पिलर 4 के तरफ, जहां की रिलाइंग ऑन सोशल डायलॉग एंड सॉल्यूशंस, कहीं ना कहीं ये बहुत एक स्ट्रेंथ देती है कैपेसिटी और रिसाइलेंस ऑफ एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन का पूरा जो OR सिस्टम होता है, जो HR सिस्टम होता है, जो किसी तरीके से रिटेंशन के प्रोसेसेस से आगे बढ़कर के सोशल डायलॉग्स और हम उनसे होने वाले सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। सिर्फ हमें बातचीत नहीं करनी, अगर नौकरियां हैं और अगर नौकरी पेशा कोई व्यक्ति है तो उससे किस तरीके से हम उसके सोशल डायलॉग्स रखें और किस तरीके के कंडीशंस रखें, किस तरीके से उनकी कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करें, ये बहुत एम्प्लॉयमेंट चीज है। यानी कि उसकी वर्क लाइफ बैलेंस को भी बैलेंस करने के लिए हम किस तरीके से कौन से क्वालिटी इंश्योरेंस कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी एश्योरेंस कर रहे हैं। स्ट्रेंथनिंग द कैपेसिटी ऑफ द गवर्नमेंट की कैपेसिटी को भी स्ट्रेंथ करना। विद दिस सोशल डायलॉग वी आर फॉर द सॉल्यूशन फॉर द कंट्रीज फॉर देयर इंटरनल डायलॉग्स बिटवीन देम। और आप देखते हैं समय समय पर हमें बाकी देशों से भी डिस्कशंस होते हैं, उनसे चीजों का आदान प्रदान होता है, उनसे एक आपसी समन्वय पैदा होता है जिसके जरिए हम अपने आप को स्ट्रेंथ देते हैं और अपने आप को मजबूत करते हैं, नौकरियों की स्थिति को भी मजबूत करते हैं और
सही मायने में विकास दर को भी बढ़ावा देते हैं। Strengthening social dialogue, collective bargaining and labor relations institutions and the processes. Labor relations policies क्या-क्या है, किस तरीके से उनका implementation किया जाता है, किस तरह से job assurance में या किस तरीके की नीतियों को अपना करके नौकरियों को सुनिश्चित किया जाता है, ये सारे पैरामीटर्स पिलर 4 में आते हैं और उनसे होने वाले सॉल्यूशंस को भी यही निकाला जाता है। तो अभी हमने 4 स्तंभ को देखा जो कि बेरोजगारी और इन सारी चीजों के लिए जो उपाय किए जाने चाहिए वो यही किए जाने चाहिए। सिर्फ हम एक नीति बना करके आगे नहीं चल सकते, बल्कि इन अलग-अलग पिलर्स के जरिए अलग-अलग तरीके से देश में होने वाले इन बदलावों को सुनिश्चित करते हुए अपने रोजगार नीतियों को अच्छी तरीके से सुनिश्चित करते हुए अपने देश के में रोजगार के अवसर को बढ़ावा दे सकते हैं। आगे बढ़ते हुए अब कौन-कौन से कार्यक्रम हैं, बहुत ही कुछ बेसिक कार्यक्रम मैं बताती हूँ, जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको आप मनरेगा के नाम से जानते हैं, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये 4 प्रमुख गारंटी योजनाओं के बारे में मैंने आपको बताया, जिसके जरिए समय-समय पर बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट के को हटाने के लिए जो कार्यक्रम किए जाते हैं वो भी ये विशेष कार्यक्रमों में आते हैं। अनमोल बेरोजगारी के कारण क्या-क्या है, धीमी आर्थिक विकास दर के कारण क्या-क्या चीजें हो सकती हैं। बेरोजगारी के कारणों के बारे में हमने देखा, बेरोजगारी के कारण जो चीजें होती हैं वो हम देख लेते हैं। धीमी आर्थिक विकास दर होगी, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रही है, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है, अल्पविकसित कृषि क्षेत्र है, धीमा औद्योगिक क्षेत्र विकास है, लघु कुटीर उद्योग का अभाव है, दोषपूर्ण रोजगार नियोजन है, धीमी पूंजी निर्माण दर है और इस तरह के अन्य बेरोजगारी के कारण है, जिसको हमने चीजों को पढ़ा और देखा और जाना। अब इनसे निपटने के लिए, इन सारी चीजों को से बाहर निकलने के लिए हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की, देश के विदेश के, लेकिन एक बेसिक कुछ जो उपाय हैं इनको हल करने के लिए वो है जैसे कि सकल घरेलू हो जाए, जीडीपी में अचानक प्रोडक्शन में वृद्धि हो जाए, जनसंख्या में थोड़ा नियंत्रण किया जा सके, कोई हमारी एक पॉपुलेशन पॉलिसी इस तरीके की है जिसके जरिए हम गरीब बेरोजगारी को से निपट सके। कृषि क्षेत्र में लगातार होने वाले बदलाव विकास की तरफ बढ़े तो ज्यादा से ज्यादा हम बेरोजगारी की समस्या से वो हल कर सकते हैं। लघु और कुटीर उद्योगों में विकास, कहीं ना कहीं लघु और कुटीर उद्योग में आने वाले विकास के से भी हम इसको सुनिश्चित कर सकते हैं। आधारिक संरचना में सुधार, आधार या इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस जो हैं उनको करके भी हम कहीं ना कहीं यह बेरोजगारी की समस्या से निकल सकते हैं। विशेष रोजगार कार्यक्रम तो है, अति विशेष रोजगार कार्यक्रम भी बन सकते हैं हमारे सामने। तीव्र औद्योगिकरण, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी इन चीजों से निपटा जाता है और भारत निपटा जा सकता है, और भारत कई ऐसे मुहिम पर अपने एक युद्ध स्तर पर इस पे कार्य कर रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी की समस्या को से निपटा जा सके और रोजगार के अवसर को सुनिश्चित किया जा सके। अब आगे बढ़ते हुए जब जीडीपी की बात आ ही गई है तो थोड़ा सा जीडीपी को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये एक टॉपिक में इन्फ्लेशन के साथ प्राइस इंडेक्स और जीडीपी की भी बात की गई थी। तो जीडीपी को आप किस तरीके से समझते हैं? अमूमन लोग जीडीपी को एक तरीके का उत्पाद मानते हैं कि उत्पादन हो रहा है तो जीडीपी है, पर वह जीडीपी केवल हमारे देश के लिए है या पूरे विश्व के लिए सेम है, या विश्व में होने वाले उत्पादों को भी इसमें जोड़ा जाता है? ऐसा बहुत सारा कंफ्यूजन लोगों के मन में आता है और बहुत सारा कंफ्यूजन लोग दिमाग में लेके चलते हैं। जीडीपी को के अगर कैलकुलेशंस और उनके इक्वेशन को देखा जाए तो जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी एक्स माइनस एम। तो एग्जैक्टली आपका कहीं ना कहीं पब्लिक एक्सपेंसेस की बात होती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात होती है, तो उसमें सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यानी कि कहीं ना कहीं हम प्रोडक्शन की अगर बात कर रहे हैं तो वह कहीं जीडीपी से जुड़ा हुआ है। लेकिन सिर्फ यही जानना जरूरी नहीं है। अर्थव्यवस्था में एक आपकी डोमेस्टिक लाइन आती है, डोमेस्टिक वर्ड जब यूज हो गया तो कहीं ना कहीं देश के अंदर की बात आती है। वो देश के अंदर की गणना कहाँ तक की जाती है, देश हम कहाँ तक मानते हैं? सिर्फ क्या जो हमारी ज्योग्राफिकल लाइन्स है बस वहीं तक इंडिकेशंस है? नहीं, जहां तक हमारी सीमा का निर्धारण किया जाता है, हमारी जो आखिरी सीमा है वहां से 200 nautical miles on seashore exactly and other areas, उस एक ज्योग्राफिकल एरिया को हम जीडीपी के नाम से जानते हैं। यानी कि डोमेस्टिक एरिया
डिफाइन करता है हमारा घरेलू उत्पाद। घरेलू शब्द अपने आप में ये क्लियर करता है कि यह घर की बात है या घर के अंदर की बात, यानी कि जो हमारी टेरिटरी है वो हमारे घर के बीचों बीच होनी चाहिए, घर के अंदर की होनी चाहिए। देश के विकास के लिए आर्थिक व्यवस्था जानने के लिए जीडीपी का प्रयोग में लाया जाता है। एक देश की सीमा के भीतर होने वाले उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और बाजार के मूल्य को जीडीपी कहते हैं। जीडीपी में शामिल होने वाले मूल्य वस्तु का अंतिम मूल्य होता है और वह जीडीपी की गणना इसलिए की जाती है ताकि देश की अर्थव्यवस्था को अच्छे से समझा जा सके। क्योंकि यदि जीडीपी देश की अर्थव्यवस्था को मापने का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है, इसलिए जीडीपी में गिरावट पाई जाती है, तो इससे मूल्य भी मालूम भी हो जाता है कि देश की अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं हुआ है। इसलिए जीडीपी की गणना करना बेहद जरूरी है। यदि आप जीडीपी की गणना के विषय में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें बेस ईयर यानी कि कैसे कैसे इसकी गणना की जाती है, क्यों की जाती है, इसकी विस्तृत जानकारी हासिल करें। जीडीपी की गणना का फॉर्मूला सीधे होता है जीडीपी इज इक्वल्स टू सीओई प्लस जीओएस प्लस जीएमआई प्लस टीपी प्लस एम एसपी एंड एम, यानी कि प्राइवेट कंजम्पशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस स्पेंडिंग, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। आधार वर्ष की अगर हम बात करें, इसमें जीडीपी की गणना बहुत सरल फॉर्मूले से तो की जा सकती है, जो फॉर्मूला हमने बताया, लेकिन उसके पहले हमें आधार वर्ष जानना जरूरी है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि आधार वर्ष बहुत ही एक आवश्यक बिंदु होता है जिसके जरिए जीडीपी को समझा जा सकता है। आधार वर्ष वह वर्ष होता है जो सकल घरेलू उत्पाद को निर्धारित करने के लिए तय किया जाता है। सरकार समय समय पर निर्धारित वर्षों में संशोधन करने के लिए काम जारी रखती है और आधार वर्ष देश के लिए एक प्रकार का बेंचमार्क होता है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय आंकड़ों की गणना की जाती है, जैसे जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, सकल पूंजी निर्माण आदि की गणना की जाती है। सकल घरेलू उत्पाद का इस्तेमाल मुख्य रूप से देश की स्थिति को जानने के लिए किया जाता है। जीडीपी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी यह लागू कीमत वर्तमान वर्ष की परिचालित कीमत में व्यक्ति सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापने का काम करता है, उसको हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। वास्तविक जीडीपी क्या होती है? या किसी आधार वर्ष के कीमतों पर व्यक्त की गई सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को बताने का काम करती है। इसे आसानी से इसके मूल्यों के विषय में जाना जा सकता है, यानी कि वर्तमान वर्षों में होने वाले किसी भी वस्तु और सेवाओं के मूल्य को मापने का काम किया जाता है। और वास्तविक जीडीपी में हम किसी आधार वर्ष की कीमतों पर व्यक्त की गई सभी वस्तुओं के बारे में जानते हैं, कि मूल्य के बारे में जानते हैं। आज हम यहाँ पे सीपीआई, डब्ल्यूपीआई और जीडीपी डिफ्लेटर के विषय में भी जानते हैं। ये तीनों टूल भारत में इन्फ्लेशन को नापने के लिए पूरा किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये कनेक्टिविटी बनती है, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर एंड प्राइस इंडेक्स। ये प्राइस इंडेक्स जो होते हैं वो तीन प्रकार के हैं, थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और जीडीपी डिफ्लेटर। डब्ल्यूपीआई, सीपीआई एंड जीडीपी डिफ्लेटर राजकोषीय नीति बनाने के लिए, आर्थिक नीति बनाने के लिए इन इंडेक्सों का प्रयोग किया जाता है। यह इंडेक्स क्या है या क्या दिखलाते हैं? असल में ये सारे इंडिकेटर्स विभिन्न उत्पादों के दाम को सरकार या आरबीआई के सामने रखते हैं, जिससे भविष्य में सरकार और देश के लिए उचित आर्थिक निर्णय लिया जा सके और उनमें लेने की मदद हो सके। उनमें एक आर्थिक नीति जो कि आरबीआई द्वारा दी जाती है, यह इंडिकेटर्स ही आरबीआई को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाने में मदद देते हैं। इस आर्टिकल में इस संबंधित जितने भी ब्यौरा में हम यह देखेंगे कि किस तरीके से जीडीपी डिफ्लेटर और उनके विभिन्न तथ्य और उनमें आने वाले ब्रैकेट्स कैसे मेजर किए जाते हैं। महंगाई मापने के लिए भारत के कई अन्य देशों के कई सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है। मैं बताना चाहूंगी कि इन सभी इंडेक्स का प्रयोग गवर्नमेंट, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्ट्स, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर सुविधा के लिए किया जाता है। मूलतः डब्ल्यूपीआई और सीपीआई इंडेक्सिंग का प्रयोग भारत में हो रहा है। प्राइस मूवमेंट्स के लिए प्रयोग किया जाता है। डब्ल्यूपीआई के कमोडिटी के रेंज को चूंकि बहुत विस्तृत है, इसका वेन डायग्राम सटीक तरीके से हेडलाइन, इन्फ्लेशन के हेडलाइन के रूप में प्रयोग किया जाता है। गणित के हिसाब से जब देखा जाए तो थोक या खुदरा मूल्य जो होती है सूचकांक,
वह एक खास समय पर होने वाले बदलाव को प्रदर्शित करते हैं, उसके जरिए हम निकालते हैं इन्फ्लेशन रेट, जिसको कि हम महंगाई दर के नाम से जानते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होती है? इसका संकलन ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर करती है, जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंदर आता है। एक बेस ईयर निर्धारित किया जाता है, जो कि फिलहाल 2004 है। इसको कैलकुलेट करने के लिए लेस्प्रेस फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता है। लेस्प्रेस फॉर्मूला के बारे में हम कभी और इसका जिक्र कर लेंगे। इस कैटेगरी में जो सामान आते हैं वो प्राइमरी आर्टिकल होते हैं, प्राथमिक वस्तु, जिसमें दाल, चावल, सब्जियां इत्यादि होते हैं। निर्माण उत्पादक, मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल्स, रासायनिक उत्पाद, धातु उत्पाद, खाद्य उत्पाद, तेल, बिजली, कोयला इत्यादि। WPI के 3 भिन्न अंग हैं, अवयव हैं। निर्मित उत्पाद, जिसमें रसायन, धातु और खाद्य उत्पाद आते हैं। वहीं प्राथमिक उत्पाद है, जहां खाद्य वस्तुएं, खाद्योत्तर खनिज, ईंधन की अगर हम बात करें तो खनिज तेल, बिजली और कोयला, ये तीनों ही WPI इंडेक्सिंग में इसका ब्यौरा दिया जाता है। रासायनिक उत्पाद में कार्बन, उनके यौगिक एसिड, सोडा गैस, ऑक्सीजन, जिंक ऑक्साइड आदि आते हैं। खाद्योत्तर वस्तुओं में रुई, जूट, ऊन, सिल्क, फाइबर इत्यादि आते हैं। इस पूरी लिस्ट को किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकती हैं और देख सकते हैं। कमोडिटीज के वेटेज को भी आप जान पाएंगे। तो उनके प्रोडक्ट के ऊपर लिखा जाता है, उनकी प्राइसेस बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए WPI प्राथमिक वस्तुओं में सर्वप्रथम खाद्य वस्तुएं, दाल, चावल इत्यादि खाद्योत्तर वस्तुएं लिखी जाती हैं। उनको हम प्राइसेस लेवल में रखा जाता है और उसी के जरिए इंडिकेट किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि खाद्य वस्तुओं के दाम को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है, या प्राथमिकता उपभोक्ताओं के द्वारा उसे खास कैटेगरी में एक्सपेंडिचर करने के लिए निर्भर करती है। जिस कैटेगरी की कमोडिटीज पर अधिक खर्च किया जाता है उसको हम ऊपर रखते हैं या फिर वाइस वर्सा कर देते हैं। यहाँ आंकड़े कहाँ से आते हैं? प्राइमरी आर्टिकल डेटा संबंधित मिनिस्ट्री ऑफ केंद्र राज्य सरकार ऑब्लिक सार्वजनिक क्षेत्र उपकरण आदि मिलता है। ईंधन और ऊर्जा से संबंधित केंद्र या राज्य मंत्रालय से मिल जाता है। निर्मित उत्पाद यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कमोडिटीज से संबंधित डेटा अग्रणी निर्माण इकाइयों यानी कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से मिलता है। कुल 676 आइटम WPI के अंतर्गत आते हैं। अब बेस ईयर क्यों होता है? इस सबसे पहले हम आधार वर्ष के लिए सभी 676 सामानों की सूचकांकों को 100 मान लेते हैं। मान लीजिए हमारे वर्ष में 2016 के लिए चावल का WPI इंडेक्सिंग निकालेंगे। अभी हमने जिक्र किया कि WPI का बेस ईयर 2004 है। अगर हम 2004 में चावल की कीमत 8 रुपए प्रति किलो है और 2016 में यह 10 रुपए प्रति किलो हो जाएगी, तो कीमत का अंतर कितना हुआ? 2 रुपए। अब इस अंतर को अगर हम प्रतिशत में निकालेंगे तो 25% के हिसाब से आता है, यानी कि 2/8 मल्टीप्लाइड बाई 100। आधार वर्ष 2004 के लिए सूचकांक 100 माना जाता है, इसलिए वर्ष 2016 में चावल को थोक मूल्य सूचकांक में 100 में 25 जोड़ देते हैं और वह 125 हो जाता है। इस तरीके से सभी 676 कमोडिटीज डिफरेंट WPI निकालकर उन्हें जोड़ दिया जाता है। इंडेक्सिंग बेस ईयर और इसको उद्योग CSO जिसको हम कहते हैं, इकोनॉमिक एडवाइजर्स और CSO तीनों ये इनसे संबंधित होता है। WPI 2004, CPI 2012, IIP 2004 एंड GDP डिफ्लेटर 2011। 2004 को निर्धारित करने का काम कौन करता है? इकोनॉमिक एडवाइजर्स करते हैं। और CPI, IIP और GDP डिफ्लेटर को निर्धारित करने का काम CSO करता है। डेटा कैलकुलेशन में अगर कोई दिक्कत आती है तो वो इकोनॉमिक एडवाइजर से इस इश्यूज को डिस्कस करते हैं और इसमें निर्णय लेते हैं और उनके इसके बारे में बताते हैं। तो कलेक्टिवली यह सारे सैंपल्स जो हैं, सारा डेटा जो है NSSO
को सौंप दिया जाता है और एनएसएसओ मैन्युफैक्चर्ड यूनिट से उनके डेटा को कलेक्ट करके वेब पोर्टल पे डाल देते हैं। सीपीआई इंडेक्सिंग जो है वो 2011 में इसका रिफॉर्म किया गया है और मैं बताना चाहूंगी कि उर्जित पटेल जी द्वारा इसको WPI से CPI इंडेक्सिंग में शिफ्टिंग की गई और अब हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में CPI इंडेक्सिंग के जरिए ही कैलकुलेशन किया जाता है और उसी के जरिए निर्धारण किया जाता है। विभिन्न पॉलिसियों का गठन भी CPI इंडेक्सिंग के जरिए ही होता है। अन्य इंडेक्स कैलकुलेशन की तरह CPI बेस ईयर और करंट ईयर कैलकुलेट करती हैं। बेस ईयर कमोडिटीज के गिवन ब्रैकेट में दिए हुए ब्रैकेट में प्राइस होता है और करंट ईयर के प्राइस के बीच में तुलना करके इन्फ्लेशन रेट का परसेंटेज दिखाया जाता है और निकाला जाता है। इनके बीच का डिफरेंस जो है इन्फ्लेशन रेट दिखता है और इसी तरीके से हम CPI और WPI इंडेक्सिंग को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जिसके बारे में हमने जानकारी आज हासिल की। आज आप सबके सामने इस अहम टॉपिक के बारे में हमने जिक्र किया और बातें करी, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रखता है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम इस विषय को समझने के लिए, जो कि एक बहुत अहम विषय है और आज की स्थिति परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है और आगे भविष्य में भारत के अर्थव्यवस्था के अहम बिंदुओं, अहम कदमों को निर्धारित करता है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, थैंक यू।